नमस्कार। यह कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी तेरी मेरी फैमिली स्टोरी। आज हम सुनेंगे कहानी का 5वां भाग। शादी की तैयारियां दोनों परिवारों ने मिलकर कर ही ली। मोक्ष ने इस बीच वर्क फ्रॉम होम ले लिया और सिमी ने भी छुट्टियां बढ़वा ली। आखिर महामारी के दौर में डॉक्टरों ने इतनी सेवा की है हमारी कि थोड़ा समय तो अपने परिवार के साथ बिताना बनता है ना। शादी के लिए सब लड़के वालों के फार्म हाउस पहुंच गए। शादी का दिन भी आ गया। निधि दी, आप कितनी सुंदर लग रही हो। लकी है हमारे जीजू। मोक्ष अपनी बहन को दुल्हन के जोड़े में देखता ही रह गया। थोड़ी आंखें भी नम हो गई थी। मोक्ष, तू अभी से रो रहा है। देख, तुझे रोता देखती हूँ ना, मुझे भी रोना आता है। और मैंने अभी अभी मेकअप किया है, सोच ले। निधि मोक्ष को गले लगाते हुए बोली। फिर धीरे से कान में पूछी, सिमी कहाँ है? कब तक आएगी? अभी तक आई क्यों नहीं? इसलिए मैंने उसे कहा था रात को यहीं रुक जाए, पर मानी नहीं मेरी बात उसने। दी, उसके मम्मी पापा चाहते हैं जब तक वो यहाँ रहे कम से कम रात को घर पर रुकिए, मैं फ़ोन करके पूछता हूँ कहाँ तक पहुँची है। मोक्ष फ़ोन लगाने लगा। इतने में निधि के माता पिता वहाँ आ गए। अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देख निधि के पिता भावुक हो गए। मैंने ठीक से तुझसे बात ही नहीं की इन शादी की तैयारियों में, फिर भी ऐसा लग रहा है बहुत कमी रह गई है। बहुत कुछ करना चाहता था पर। निधि ने पापा के गले लगकर बीच में बात काटते हुए कहा, पापा आप बेस्ट हो। मुझे तो इतने कम समय में इतनी तैयारियों की भी उम्मीद नहीं थी। बेटा तू बेस्ट है, निधि के पापा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ, आप दोनों बाप बेटी बेस्ट हो और हम सब तो आलू मटर छीलने आए हैं। हमें तो कोई गले भी नहीं लगाता। निधि की मां मृदुला ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाया। कौन मना कर रहा है, तुम भी आ जाओ। वो क्या कहते हैं, ग्रुप हग करते हैं। मोक्ष जो कई बार सिमी को फ़ोन लगा रहा था पर फ़ोन न लगने की वजह से परेशान था, वो इन तीनों को देखकर भावुक हो गया और तुरंत एक खूबसूरत याद को अपने मोबाइल पर कैद कर ली। कुछ देर और फ़ोन ट्राई करने पर फ़ोन लग गया। मोक्ष ने कुछ हेलो बोलकर 30 सेकंड चुपचाप फ़ोन पर बातें सुनी। बातें सुनते हुए बस वो अपनी बहन को देख रहा था। 30 सेकंड बाद फ़ोन कट गया। मोक्ष थोड़ा बेचैन लग रहा था। तभी सुभद्रा वहाँ आई। चलिए पंडित जी दुल्हन को बुला रहे हैं। जैसे ही सुभद्रा की नज़र निधि पर पड़ी, मेरी लाडो कितनी सुंदर लग रही है, कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए, बोलकर सुभद्रा ने निधि को काला टीका लगा दिया। चलो अब दूल्हे राजा इंतज़ार कर रहे हैं। मोक्ष भी सामान्य रहने की कोशिश करते हुए अपनी बहन का हाथ थाम उसे मंडप तक ले गया। निधि बार बार इशारे में मोक्ष से सिमी के आने के बारे में पूछती रही। मोक्ष भी आ रही है का इशारा कर देता और इधर उधर हो जाता। शादी की सारी विधि पूरी हो गई तब मोक्ष अपने भाइयों को खबर कर वहाँ से निकल गया। निधि और बाकी घर वाले सब मोक्ष को ढूंढने लगे। सबको परेशान देख भाई ने बताया, मोक्ष भैया हॉस्पिटल गए हैं, सिमी दीदी का एक्सीडेंट हो गया। सबकी आह निकल गई। मुझे तुरंत अस्पताल जाना है, ले चलो, अम्मा जी ने फरमान सुनाया। पर अम्मा अभी निधि की विदाई की रस्म है, मोक्ष के पिता बोले। तो सबको थोड़े चलने बोल रही हूँ, बस कोई एक ले चलो मुझे वहाँ। पर अम्मा अभी आप वहाँ जाकर क्या करोगी? आप रुकिए, मैं जाकर देख आती हूँ, सुभद्रा ने कहा। अभी भी मैं ही तेरी सास हूँ, समझी? मैं ही जाऊँगी, बस कह दिया, चलो। मामी दादी को ले जाइए ना, यहाँ की रस्में माँ पापा देख लेंगे।
वहाँ मेरा भाई अकेला है, निधि ने विनती के स्वर में कहा। अम्मा जी अस्पताल में सिमी के कमरे में उससे मिलने आई। कमरे में सिमी के माता पिता और मोक्ष पहले से ही मौजूद थे। दादी को वहाँ देखकर मोक्ष चौंक गया। दादी ने भी गुस्से से मोक्ष की तरफ देखा, फिर सिमी के पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, कैसी है बेटा? ठीक हूँ दादी, बस छोटा सा फ्रैक्चर है हाथ में। अपना ध्यान रख, मैं तेरे मम्मी पापा से थोड़ी बात करके आती हूँ। दादी मोक्ष और सिमी के माता पिता के कमरे से बाहर ले जाती हैं। मोक्ष और सिमी बहुत घबरा जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब वापस कमरे में आते हैं। सबके चेहरे पर तनाव देख सिमी मोक्ष का हाथ कसकर थाम लेती है। दादी बोली, तुम्हें क्या लगा? मेरी आंखों में ये चश्मा तुम लोगों की तरह घंटों कलमुए मोबाइल में घुसे रहने की वजह से आया है? तजुर्बे का चश्मा है। मैंने तो पहले ही दिन देख लिया था कि कौन किसका डॉक्टर बना बैठा है। नहीं दादी, सच में सिमी, मतलब डॉक्टर सिमी जी, इन्होंने ही मेरा इलाज किया था। हाँ, और फिर तूने उसे दिल का मरीज बना दिया। कमरे में सब हंसने लगे। मुझे लड़की पसंद है, पर मेरी एक शर्त है, दादी बोली। सिमी के माता पिता को भी मोक्ष पसंद आ गया था और बेटी की खुशी से बढ़कर उन्हें क्या चाहिए था। बोलिए ना माता जी, हमारा सब कुछ सिमी का ही तो है। नहीं भाई साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए, सुभद्रा बोली। मैं अभी जिंदा हूँ, तू कैसे फैसला लेगी बहू? अम्मा जी सुभद्रा से बोली। फिर सिमी की तरफ देखकर बोली, देखो सिमी बिटिया, मैं तेरी होने वाली सास की भी सास हूँ, तो मेरी कुछ शर्तें हैं। मानेगी तो कल ही अपने घर की बहू बना लूँगी। बोलिए ना दादी, आपकी हर शर्त सिर माथे। पहले सुन ले। पहली शर्त, मेरी सुभद्रा ने इस परिवार को एक धागे में और हर सदस्य को मोती की तरह बांधे रखा। तुम भी बस उस हार की मोती बन जाना। अपने हर विचार खुलकर सबके सामने रखना। वैसे ही सबकी इच्छा का जितना हो सके मान रखना। दूसरी शर्त, तुम बिना किसी झिझक अपने माता पिता से मिलने जाना। उसके लिए तुम्हें किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, बस बता कर जाना। सिमी ने अम्मा जी का हाथ पकड़ के कहा, सारी शर्तें मंजूर दादी। अम्मा जी धीरे से सिमी से बोली, एक और ज़रूरी शर्त है, रोज़ मुझे मीठी चाय, हफ्ते में एक बार समोसा और महीने में एक बार आइसक्रीम खिला देना। अम्मा जी, पहले मैं आपकी बहू हूँ, तो आपका ध्यान भी मैं ही रखूँगी। खबरदार जो मीठा खाने के बारे में सोचा भी तो। सुभद्रा जी बोली, हाय, तू भी यहाँ है? मैं तो भूल ही गई थी। कहते हुए अम्मा जी ने सिमी की तरफ देख आंख मार दी। सिमी और मोक्ष की पूरे परिवार के आशीर्वाद के साथ शुभ विवाह संपन्न हुआ। ये कहानी इतनी ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। आप सुन रहे थे किस्सा कहानी चैनल। मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही थी अपनी लिखी कहानी तेरी मेरी फैमिली स्टोरी। और नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।